दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ की भगदड़ के बाद नई दिल्ली में एक और भगदड़ हुई है, जिसमें अभी तक 20 लोगों के लगभग जान जाने की खबर मिल रही है और ये बहुत दुखद खबर है। और महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही थी और उन दावों के बाद जिस तरह से सरकारें आम जनता को इन्वाइट कर रही हैं, वो अपने संवैधानिक पद के साथ, अपनी संवैधानिकता के साथ भी न्याय नहीं कर रही हैं। भारत एक सेकुलर स्टेट है, जहां पर स्टेट का दायित्व तो ये नहीं है कि वो भीड़ को किसी धार्मिक कार्यक्रम में बुलाए, उनको इनवाइट करे, बल्कि वो एक ऐसे नियोजनकर्ता के रूप में जाना जाना चाहिए स्टेट को, जिनका काम केवल और केवल ये है कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, लोग आवागमन लोगों का कैसा बेहतर हो। लेकिन यहाँ कुछ और दिशा देखने को मिल रही है। तो ये सारे संदर्भ में आज बात करेंगे। इलाहाबाद के प्रख्यात एडवोकेट रमेश जी हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद आलोक जी। और आपने अपने चैनल के लिए जो लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, एक जन जागरूकता के लिए, एक बेहतर समाज का निर्माण हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस मुद्दे पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, यह मुद्दा यूँ तो सामान्य जन से भी जुड़ा हुआ है और समूचे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो जिस भारतीय संविधान को 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस देश और समाज की एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना की थी, आज उस पर ही सवालिया निशान लग रहा है। कई बार लगता है कि संविधान को हम लोगों ने या हमारी पीढ़ी ने, इस देश के कर्णधारों ने असफल कर दिया है। उनकी जो भी आकांक्षाएं थी संविधान निर्माताओं की कि भारत समय के साथ उत्तरोत्तर एक बेहतर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्मित होगा और पूरी दुनिया को अपने बहुलवादी चरित्र के लिए, समाज का जो बहुलवादी चरित्र है, उससे एक संदेश देगा कि तमाम तरह की विभिन्नताएं, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक होने के बावजूद कोई देश कैसे एकजुट होकर के एक समन्वय के साथ रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। यह एक बड़ी चुनौती थी और जिसको पिछले 70-75 सालों में बहुत हद तक हमने प्रयास किया। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे एक बूढ़े बाप की जो प्रत्याशा थी, जो अपेक्षा थी, उस पर हम एक नालायक लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और खुद अपने ही संविधान को, बनाई हुई व्यवस्था को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रतिगामी समाज बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कहिए या दुर्भाग्य से कहिए या सचेतन प्रयास इधर स्टेट की तरफ इस दिशा में हो रहा है, जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक भी है और हास्यास्पद है। इसके साथ साथ दुखद भी है कि कैसे कोई स्टेट इस तरह की भूमिका अदा कर सकता है। सर इलाहाबाद से शुरू करते हैं। इलाहाबाद शहर अपने आप में माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स का शहर है। यहाँ लंबे समय से सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत वाला शहर रहा है। प्रेमचंद की गलियां यहाँ, तो महादेवी वर्मा का पूरा जो है पूरी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हुई। निराला के गीत यहाँ गूंजे, वो तोड़ती पत्थर के गीत यहाँ लिखे गए, रचे गए। तो इलाहाबाद की जो पहचान है सर, वो बहुत इंटेलेक्चुअल सिटी से है, पढ़े लिखे शहर की है। पिछले 1.5 महीने से जो स्थिति यहाँ बन रही है, यहाँ की सड़कों पर लगातार अपार भीड़, 10,000 की भीड़, क्या लगता है कैसे, मतलब इसको कैसे पचा सकते हैं हम, आम इंसान कैसे पचा सकता है इसको? आलोक जी, सबसे पहले मैं अगर ये शुरुआत करूं कि जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, वह अपने आप में एक सुस्थापित तथ्य है कि पूरे देश में इलाहाबाद की पहचान एक आधुनिक ज्ञान विज्ञान साहित्य शिक्षा के ईपी सेंटर, केंद्र के रूप में रही है। और यहाँ से निकलने वाली प्रतिभाएं समूचे देश को अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी प्रतिभा से आलोकित किया है। वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, साहित्य, संगीत, दर्शन का क्षेत्र रहा हो, या रंगमंच से लेकर के और फिल्मी दुनिया तक को लोगों ने प्रभावित किया। भारत एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति का देश है और यहाँ का समाज सदा से ही धर्मपरायण रहा है। लेकिन धर्म जो है वो लोगों के जिंदगी में कुछ इस तरह से रचा बसा था कि वह उनके लिए किसी तीसरे के हस्तक्षेप की भी वहाँ कभी जरूरत नहीं रही। इसीलिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सभ्यता विकसित हुई पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे वो दजला फरात की नदियों में नील नदी के समय की घाटी में मिस्री सभ्यता रही हो, और गंगेटिक बेल्ट में
भारत की जो सभ्यता विकसित हुई, नदियों से मानव सभ्यता का बिल्कुल हाड़ मांस का रिश्ता रहा है, वो नाभ नाल का रिश्ता रहा है। इसलिए भी नदियों का महत्व अपने आप होता बढ़ा, और नदियों के महत्व को ही धर्म, दुनिया के हर धर्मों में अपने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करी। हिंदू धर्म में, या जिसको आजकल बोलचाल में बड़ा चलन है सनातन धर्म में, वो उसमें नदियों की बड़ी महत्ता रही। नदियां जीवन दायिनी रही। नदियां जो है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीजें, उनसे जीवन, मानव जीवन सुगम होता था। इस सब के चलते इलाहाबाद जैसा शहर जो दो नदियों के संगम में बसा, और भौगोलिक रूप से दो नदियों के मिलन को ही संगम कहा जाता है। अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ, जो आज सबसे बड़ी ज़रूरत भी है बहस की इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, समाज के जो भी जागरूक और संवेदनशील नागरिक हैं, उनको मुखर होना चाहिए कि यह पूरा आयोजन जो एक शासकीय आयोजन बन गया है, और शासकीय आयोजन के साथ साथ यह कुछ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। सर यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा यूजर बताइए हमारे व्यूअर को, शासकीय आयोजन, क्या कुंभ शासकीय आयोजन है या नहीं है, या शासकीय आयोजन क्या होते हैं, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि धर्म, हम एक तो दो पहलू हैं, एक तो इसका आध्यात्मिक और पौराणिक पहलू है। तो कुंभ का आयोजन सालों साल से होता रहा है। कुंभ को अगर आप देखेंगे हिंदू पौराणिक आख्यानों में, तो इसका विष्णु पुराण में जिक्र आता है। वो पूरी एक कहानी है कि देवासुर संग्राम होता है और तमाम सारे रत्न निकलते हैं, जिसमें अमृत नामक एक रत्न निकलता है, जिसको लेकर के देवताओं और असुरों में, दोनों में संघर्ष होता है कि कौन इस अमृत को जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा। और ये अमृत की चाह आज तक भी लोगों में है, हिंदुस्तानियों में, वो अमर होना चाहते हैं। मैं उस पर ना जा करके, सिर्फ मेरा ये कहना है कि इस तरह से एक पूरी कहानी है कि पूरे भारत में 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है हर 12 साल बाद। वो 4 स्थान, ये माना जाता है कि कुंभ जब लेकर भागा गया तो उन 4 स्थानों पर ही अमृत की बूंदें गिरी थी। उज्जैन, नासिक और उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार, ये 4 स्थान हैं। तो 12-12 साल बाद यहाँ कुंभ आता है, मतलब उसका आयोजन होता रहा, सदियों से होता रहा। तो आपने जहाँ तक ये सवाल किया कि यह शासकीय आयोजन इस रूप में है कि स्टेट, और मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, जब मैं स्टेट कहता हूं तो स्टेट से मतलब सरकार से होता है। स्टेट का मतलब राज्य ही ना ले, कानूनी भाषा में स्टेट का मतलब सरकारों से होता है। उसमें राज्य, केंद्र, सारी सरकारें, यहाँ तक कि आप ये नगर निगम तक शामिल हो जाता है। तो सरकार जो है वो जब राजतंत्र था, तो इसका उल्लेख जो ऐतिहासिक रूप से मिलता है वो वंशांग के विवरणों में मिलता है, और खास तौर से हर्षवर्धन जो 6वीं शताब्दी में शासक हुआ था, उसका जिक्र आता है। तो एक ऐतिहासिक रूप से उस आयोजन का लाभ मिलता है, जिसमें वो आए थे और उन्होंने सारे अपने दान किए, यहाँ तक कि वस्त्र तक दान कर दिए। और तो एक तो रहा, कहने का कुल मिला के ये था कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो यह आयोजन स्वतः स्फूर्त ढंग से रहा। और हिंदू धर्म इतना विशाल धर्म, और इसकी जो प्राचीन पूरा दर्शन है वो इस रूप में ही है कि स्वतः स्फूर्त ढंग से विकसित होता रहा है। इसके लिए इसमें स्टेट का बहुत इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन सरकारों ने हस्तक्षेप करके जो अर्ध कुंभ नाम दिया गया था आचार्यों के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में उसको कुंभ कहा, और आज ये जो कुंभ है इसको उन्होंने महाकुंभ कह दिया। तो पहली बात, तमाम सारे आप देखेंगे इसमें हनुमत पीठ के आचार्य मिथिलेश शरण नंदिनी जी हैं, और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद जी हैं। इन सब ने यह खंडन किया है कि 144 जो है वो गणितीय जो युक्ति लगाई गई है ये सही नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन वह गणितियों का खेल नहीं है, ना वो कोई चमत्कार लेके आता है। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो अपने बोध से जाना है, समझा है, उसका ही आयोजन, और धर्म भी उसकी इजाजत। धर्म कोई कौतुक नहीं है, ना कोई गिमिक है कि आप उसके सहारे, लेकिन सरकार ने मनमानी व्याख्या किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम अब बताइए, सरकार का क्या लाभ है इसमें, अगर ऐसा सरकार कर रही है तो? सरकार 2 चीजें हैं। एक तो सरकार इस तरीके से पूरे हिंदू जनमानस के बड़े हिस्से को अपने तरीके से
परिभाषित करके और वह तैयार भी कर ले रही है, बड़े हिस्से को कन्विंस कर ले रही है, जो उनके लिए एक रॉ मटेरियल है उनके राजनीतिक हित को सिद्ध करने में, और वह इसमें बहुत हद तक सफल भी हैं। तो एक तो इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र ऐसा होता है कि वो बहुत मूर्त रूप में नहीं। अगर आप हॉस्पिटल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान शोध संस्थान, इन सब पर आप काम करेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए पूंजी जुटानी पड़ेगी। धार्मिक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर हर चीज अमूर्त है, कि आपको ये कष्ट है, पूर्व जन्म का मामला है, आप मर गए, ये पूर्व जन्म का मामला है, आप इस जन्म में ये सब कर रहे हैं। आप प्रयागराज की भगदड़ में मर गए तो आपको मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया। एक संत ने, किसी ने कहा भी है, संत कहिए, कथावाचक कहिए, जो भी कहिए हुआ। तो सवाल ये है कि धार्मिक क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही अमूर्त रूप में होता है, और सरकारों का जो काम होता है, हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट की संकल्पना इसीलिए की गई थी कि सेकुलर स्टेट जो होगा वह धर्म से बराबर की दूरी रखेगा, यानी हर धर्म उसकी नजर में बराबर होगा। वह धर्म का मेजबान करता नहीं होगा, धार्मिक आयोजन का वो मेजबानी नहीं करेगा, बल्कि वह एक फैसिलिटेटर की भूमिका होगी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, जनता आ रही है तो वो मतलब कहने का मतलब यह है कि धार्मिक आयोजन स्वतः स्फूर्त हो और लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका में स्टेट रहे, और ऐसा होता भी आया है लंबे समय सदियों से। पूरी दुनिया में जहां भी होता है, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वहां सरकारों की यही भूमिका होती है। उसका कारण है कि एक तो समाज में कई तरह के लोग हो सकते हैं, कुछ अथीस्ट हो सकते हैं, कुछ थीस्ट हो सकते हैं, आस्तिक हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं, कुछ भारत जैसे धर्म में जहां तमाम सारे धर्मों को मानने वाले हैं। अब मान लीजिए कि दूसरे धर्मों के लोग जो मानते हैं वो कल कहें कि आप मेरे लिए भी इतना ही पैसा खर्च करिए, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो सवाल इसीलिए था कि जो आस्तिक लोगों को आमतौर पर एक प्रचलन है कि जो नास्तिक लोग हैं वही सेकुलरिज्म की बात करते हैं और ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है। आस्तिक लोगों के लिए भी धर्म जरूरी है कि स्टेट की निश्चित भूमिका। अब जैसे अगर स्टेट, मान लीजिए कि कुंभ क्या है, कुंभ कैसे होना चाहिए, यह सब धर्म और धर्मशास्त्र और धर्म से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन आप स्टेट ने अपनी भूमिका से तरह तरह उनको व्याख्यायित कर दिया। अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया, कुंभ को महाकुंभ कर दिया, और जो आयोजन बसंत पंचमी के बाद 3 मुख्य स्नान होते थे, तीनों स्नान के बाद फिर बड़े पंडाल चले जाते थे, जो कुछ बचते थे वो माघी पूर्णिमा को, और माघी पूर्णिमा का आखिरी स्नान हो जाता था। अब आप उसको खींच करके आपने 26 तारीख तक आयोजन कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि तो ये स्टेट का एक हस्तक्षेप है आलोक जी, ये राज्य की यही भूमिका जो है। ये आदमी अपने मतलब जो आम नागरिक है, आम नागरिक के जीवन में धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके अपने राजनीतिक हित के तई उनको एक भीड़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। उनको इलाहाबाद मानो एक प्रयोगशाला है, और जो जनता यहाँ आ रही है वो गिनी पिग है। जैसे गिनी पिग होता है कि दवाओं और तमाम चीजों के आविष्कार के लिए उनका इस्तेमाल होता है, उनकी जान ले ली जाती है। तो राज्य ये कर रहा है। यह 2-3 चीजें, इसके जो दुष्परिणाम हैं वो आलोक जी ये होंगे कि जैसे लगातार लोग मर रहे हैं। अब मरने से क्या होता है कि आप लगातार इसको रूटीन रोज बरोज की घटना मान लेंगे, भाई इतना बड़ा आयोजन है, वो होता ही है। बहुत पहले हमको याद है कि हाथरस में 4-6 महीने पहले ही हुआ, 123 लोग मरे। 123 लोग, वो भोले बाबा नाम का कोई शेड्यूल कास्ट से संबंधित वो बाबा था, और उसके आयोजन में उसके चरण रज लेने के लिए इतना बड़ा हादसा हुआ था, और आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई होती कि जितनी आपकी क्षमता है आप उतने ही लोगों को आयोजन में बुलाएं, और नहीं तो जो आयोजक करता है, हालांकि आयोजक कर्ताओं के खिलाफ उसमें मुकदमा 304 का लाज हुआ, लेकिन कोई कठोरतम कार्रवाई उनके साथ नहीं हुई। तो उससे क्या है कि हर आयोजन में यह स्थिति और ये स्थिति आती है। और जो कुंभ है, कुंभ में तो इसलिए कि पिछले 6 महीने से इस तरह से विज्ञापन जारी किए गए। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था सर कि अब बनारस से मैं एक दिन लौट रहा था, मैंने देखा कि रास्ते में हर जगह होर्डिंग लगी है, मोदी जी और योगी जी की बड़ी बड़ी फोटो, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, 144 साल की बात। तो इसमें जो आप कह रहे हैं स्टेट तो यहाँ से अपनी भूमिका डिफर हो जा रही है। उसकी भूमिका यह है कि वो जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टेट खुद कुंभ का आयोजन कर रहा है, कुछ इस तरह दिखा रहा है। और इसमें इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है। खैर, हम लोगों ने बात की थी इलाहाबाद शहर की जो हालत हुई है जाम के कारण, यहाँ यूनिवर्सिटीज की जो स्थिति है, हाईकोर्ट की स्थिति देख लीजिए, आप बैंक की स्थिति देख लीजिए, बीमारों की स्थिति देख लीजिए, स्वरूपरानी हॉस्पिटल चले जाइए, लोग कितने मरीज मर जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। तो सत्ता का जो पूरा मामला है, एक दूसरा एंगल ये है कि 144 साल और हर जगह होर्डिंग पे आप मोदी जी और योगी जी की फोटो देख रहे हैं। एक बात ये है। और इसके बाद एक दूसरा सवाल ये है कि अभी जो भगदड़ हुई थी प्रयागराज में, इलाहाबाद जो मेले में भगदड़ हुई थी, 3 जगह भगदड़ हुई थी। एक भगदड़ हुई है झूसी में, एक भगदड़ हुई है रेल,
एक भगदड़ झूसी, एक भगदड़ अरेल, और तीसरी जो भगदड़ हुई है वो संगम में हुई है, मेन संगम में हुई है। मीडिया ने थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की है मेन संगम वाले की। जो सरकार ये गिन ले रही है कि 40 से 50 करोड़ लोग नहा रहे हैं, वो सरकार अभी तक एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पा रही है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। तो अगर आप इन सब सारी चीजों को मिला दें, चाहे इलाहाबाद का एंगल हो, स्टेट स्पॉन्सरशिप का एंगल हो कि स्टेट खुद जो है भूमिका में है कि आइए भैया हम आयोजन कर रहे हैं, और तीसरी चीज जो है भगदड़ों की जो स्थिति बन रही है, लोग मर रहे हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह, क्या मतलब इसमें जनता की भूमिका और सरकार की भूमिका को थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि राज्य जो लोग भी सत्ता चलाने वाले हैं वो संविधान का भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ओथ लेते हैं कि संविधान की जो भावना है, यानी ओवरऑल जब हम संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और डिफेंड, प्रिजर्व, कंजर्व करेंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल है, तो वो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो संवैधानिक आदेश है, उनको हर हाल में आप आरक्षित करेंगे। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपने जो ओथ लिया ईश्वर के नाम पर, वो कहीं ना कहीं आप उससे बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है, उससे डिसोन कर रहे हैं उसको। तो एक तो ये है अपने आप में। दूसरी चीज, अगर पूरी भूमिका आप देखेंगे स्टेट की, तो जो भी सत्ता संचालक हैं वो अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि वो जहां जहां भगदड़ हुई, लोग मरते हैं, उससे जो एक तो हो सकता है कि तात्कालिक संख्या ना बता करके, चूंकि उनको एक जिद है कि यह रिकॉर्ड हमें बनाना है कि अब तक आजाद भारत में जो भी सरकारें रही हैं वो विधर्मी रही हैं, हिंदू विरोधी रही हैं, और मैं इस आंकड़े को इस हद तक ले जाऊंगा, लोगों के मानस पटल पर यह अंकित हो जाए कि यह सरकार ही सच्ची हिंदू हितैषी है, और इसलिए आप इसके लिए कुछ भी करिए, आपको जीवन में कितने भी कष्ट हों, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, आपको दवा के अभाव में आपका कोई अपना इष्ट पारिवारिक मर जाए, लेकिन फिर भी आप चूंकि एक हिंदू हितैषी सरकार है उसके लिए आप खड़े हुए। तो एक तो ये पागलपन की सनकपूर्ण ये जिद है जो अपने आप में पूरे धर्म की जो व्यापक जो पहचान है, जो गौरव भान है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह बनता है। एक तो एक सवाल ये है। अब सवाल है कि जो जनता की आप कह रहे हैं, जनता की सामूहिक चेतना इस तरीके की नहीं है कि वो बहुत तर्क वितर्क कर सके। मैंने जैसा शुरू में ही आपसे कहा कि भारत एक धर्मपरायण देश रहा है, लेकिन धर्मपरायण जो रहा है वो बहुत कुछ प्रकृति पूजक और कृषि पर आधारित हमारे धार्मिक क्रियाकलाप रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ तक कि कुंभ का भी आयोजन तब होता है जब रबी की जो फसल है वो कट जाती थी, खरीफ की बुआई हो जाती थी, और एक खाली समय होता था। तो एक महीने के लिए लोग यहाँ आते थे, और तीर्थ यहाँ पर जिस तरीके से अपने पंडाल बना करके और एक महीने भर यहाँ पर एक आध्यात्मिक कल्पवास के माध्यम से वो एक आध्यात्मिक आस्था जो उनकी थी, उससे उनका एक एहसास, एक महसूस करते थे अपने आप को एक दूसरे से बातचीत करके, और फिर पूरे 6 साल या यूं कहेंगे साल भर के लिए, क्योंकि माघ मेला तो हर साल होता है, तो एक साल भर के लिए अपने आप को इनरिच करके ऊर्जा से लवरेज होके यहाँ से निकलते थे। लेकिन अब आप जिस तरह से उसमें वीआईपी घाट्स अलग बना दिए गए, वीआईपी पूरी व्यवस्थाएं हैं कि लाख लाख रुपए के स्विच कॉटेज बनाए गए, तो एक तो जो धर्म की उदात्त धारणा है उस अवधारणा पर भी आप कठोराघात कर रहे हैं, कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि अगर गंगा को आप माँ मानते हैं तो माँ की गोद में सभी बराबर होते हैं। आप कोई भी राजनीतिक आदमी हो, प्रशासनिक आदमी हो, उसकी अपनी आस्था हो सकती है, उसके कुछ सुरक्षा के प्रोटोकॉल भी होते हैं, उनके अलावा उसको एक आम आदमी की तरह आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, धर्म जो तीर्थ स्थल होते हैं वो ज्यादातर भारत में जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के इन्हें तीर्थ स्थल बनाया था। वो ज्यादातर दुर्गम स्थानों पर है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गया हो, वैष्णो देवी हो, इवन कि आप ये ले लीजिए बगल में ही मिर्जापुर में जो एक देवी हैं विंध्याचल, आप भी देखिए वहाँ दुर्गम पहाड़ियां हैं। तो एक तो दुर्गम स्थानों पर बनाया गया था कि लोग बड़े कष्ट से और बहुत मुश्किल से वहां पहुंचेंगे। अगर तीर्थ स्थल में आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ा तो एक फिर शॉपिंग मॉल और दूसरे जगहों में जाने और फिल्म मॉल, मल्टी जो पूरा इस तरह की जो माल काल वाली कल्चर है, जहां लोग जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, रेस्टोरेंट और बीच पे जाते हैं,
फिर उसमें और इसमें अंतर क्या रह जाए। आदमी शारीरिक कष्ट उठा करके जब वहाँ रहता है और आप वहाँ पर गीजर और दूसरी अत्याधुनिक सुविधाओं में रहेंगे, तो आप उस एहसास को, उस जो एक धार्मिक बोध है, वो आप प्राप्त ही नहीं कर तप और सकते। त्याग वाली बात है। हाँ, वो आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो एक तो स्टेट ने इस तरह से करके आप उसका कॉमर्स, जिसको कहते हैं ना, कारपोरेटीकरण कर दिया। वो जो धर्म की उदात्त स्वरूप था उस पर एक हमला है। और इसीलिए शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा था कि स्टेट जो होगा वो एक सेकुलर स्टेट होगा, जिसका हर धर्म से बराबर की दूरी होगी। आपको ताजुब होगा कि जब संविधान बन रहा था तो तमाम सारे अलग अलग सोच के, समझ के लोग थे, लेकिन सबके अंदर एक तो था कि एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है। इसमें कोई अपने निजी जीवन में कितने भी कंजर्वेटिव रहे हों, तो संविधान में यह बात आई थी संविधान निर्माण के समय, तो अलग लोगों ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने कहा कि गॉड से शुरू हो प्रियम्बल। यहाँ तक कि जो बंगाल से लोग थे वो कहे भाई हम लोग तो शक्ति पूजते हैं, तो काली या दुर्गा का नाम आना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, देखिए यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हैं और किसी एक धर्म से आप नहीं ले सकते हैं शुरुआत इसकी। तो ये वक्त इस पर वोट पड़े, फिर वोट डाला गया। आपको ताजुब होगा कि 66 वोट में 9 या 6 वोट, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद आ रही, वो इस पक्ष में हुए थे कि गॉड या ईश्वर के नाम से शुरू हो। बाकी लोगों ने उसके खिलाफ वोट डाला था। इसीलिए भारत के संविधान की शुरुआत बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से होती है। आलोक जी, इससे पता चलता है कि संविधान सभा में लोग कितने समझदार थे। हाँ, कि मतलब वो आने वाली चुनौतियों को समझते थे कि इससे समस्या होगी। और एक जो तरह तरह की बातें होती कि सेकुलर सब तो बाद में डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। प्रियम्बल से ही पता चलता है कि दे बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ मैन। वो मानवीय गरिमा में, श्रम की महत्ता पर विश्वास करने वाले लोग थे कि आने वाला जो राष्ट्र निर्मित होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि मानवीय गरिमा को कैसे हम ठीक ठाक बनाए रखें। क्योंकि भारत की जो सामाजिक आर्थिक तमाम विभेद थे, उसमें यह स्वतः निहित था कि जब लोकतंत्र आगे बढ़ेगा तो एक तो ये विविधताएं, जो विभेद हैं, वो खत्म होंगे। दूसरा, लोगों में के अंदर जो धार्मिकता है उसमें भी धीरे धीरे नियंत्रण होगा और लोग आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जरिए और अधिक मानवीय होंगे। जिस समाज में एक बंधुत्व आए, समानता का भाव आए एक दूसरे के प्रति, जो, और शायद हिंदू धर्म का भी एक विशाल अवधारणा यही है। हम जब हिंदू धर्म की पहचान की बात कहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने परसों ही कहा, तो वसुधैव कुटुंबकम जहां पूरा संसार ही परिवार को की अवधारणा रही हो। लेकिन अब जो है, आप इस तरीके से राज हस्तक्षेप करके एक बड़े तबके के अंदर घृणा, श्रेष्ठता बोध, मिथ्या अभिमान भर रहा है। और इस तरह से भर रहा है कि जैसे आप इस तीर्थ स्थल पे नहीं गए तो शायद आपके हिंदू होने पे ही सवाल उठ जाए। इसमें सर यह है कि एक कहावत है कि इंडिया इज इंक्लूसिव स्टेट। भारत एक समावेशी देश रहा है और यहाँ पर तो आप चारवाक दर्शन भी मिलता है, जो नास्तिक दर्शन है अपने आप में, उसकी गौरवशाली परंपरा रही है और विभिन्न रंगों से भरी हमारी जो है बगिया है। लेकिन अब एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये जो कुंभ हुआ, इसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए, जैसे एक बाबा करके है, वो छत्तीसगढ़ का है, बाबा बागेश्वर उसका नाम है। उसने कहा कि जो कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो जो है देशद्रोही हो जाएगा। इस तरह की बातें कही गई। और किसी को भी सर्टिफिकेट दे देना कि आप अगर कुंभ में स्नान नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप देश के खिलाफ हैं। तो ये जो प्रचलन बढ़ा है लगातार तेजी से, ये सत्ता इसको इंडोर्स कर रही है। बिल्कुल, तो इसका काउंटर कैसे हो सकता है? सत्ता के संरक्षण में ही ऐसा है। इन लोगों को जो हौसला मिलता है वो इस तरह से बात करने का, वो सत्ता के संरक्षण में ही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई स्वतः स्फूर्त ढंग से, हालांकि उसमें कुछ लोग हैं जो इसका प्रतिरोध भी कर रहे हैं, जैसे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। उनकी तमाम बातों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं एक रूप में उनको ईमानदार मानता हूं कि वह जो भी वैदिक, हमारे जो वेद शास्त्र और पुराण पर आधारित बातों को ही वो इंडोर्स करते हैं और पूरी क्षमता से अपनी। दूसरे, मैंने जो बताया कि वो हनुमान गढ़ी के जो महंत है मिथिलेश शरण जी, हाँ, मिथिलेश शरण जी ने भी तमाम सारी चीजों का खंडन किया। तो धार्मिक क्षेत्र में भी तमाम ऐसे पढ़े लिखे समझदार मतलब आचार्य हैं जो इसको उचित नहीं मान रहे हैं। अब कॉमन जो पीपुल है, मतलब कॉमन मास के अंदर जो है, अगर जन सामान्य कहीं भी पूरी दुनिया में, वो एक उसकी चेतना का स्तर इस तरह से नहीं होता है कि वह चीजों को बहुत तर्क वितर्क के आधार पर समझ सके। ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो स्टेट की भूमिका है यह महत्वपूर्ण हो जाती है
और हमारा संविधान स्टेट पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह जनता के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दे। वैज्ञानिक सोच हाँ, बढ़ाए। खुद प्रीस्ट की भूमिका में नहीं आ जाएगी। और पिछले 10 सालों से यह इसमें क्षरण हुआ है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक भी है। अगर आप एक दूसरे पहलू से भी सोचें तो ज्ञान ये इस तरह के आयोजनों को लेकर के तमाम सारे किंवदंतियां, तमाम सारी कहावतें हमारे समाज में मौजूद हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि समय समय पर हमेशा इसका इतराज होता रहा है। ये पाप और पुण्य की कल्पना जो है, क्योंकि पाप या पुण्य, अच्छा बुरा जो भी है, वह आपके आचरण से तय होता है। आप नहा लीजिए और दिन भर आप घूस ले रहे हैं, आपके लिए जो कर्म जो निर्धारित है, मान लीजिए आप छात्र हैं तो आप पढ़ रहे हैं, हम वकील हैं तो हम जो काम है हमारा वकालत का, हम उसको पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ करें। आप ऑफिसर हैं तो आप अपना काम करें। हमारे यहाँ इसीलिए कर्म ही पूजा कहा गया। तो आप कर्म तो नहीं कर रहे हैं, आप वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का समुचित रूप में निर्वहन नहीं कर रहे हैं। केवल आप दुनिया को दिखाने के लिए कि हम पूजा, तो इन सब पर उंगली शुरू से भी उठाते रहे लोग। आपको याद हो और कि कबीर दास का एक पूरी चौपाई है जो मुझे याद आती है थोड़ा बहुत, जो मैं मुझे स्मरण कर रहा हूँ कि उन्होंने शायद इस भीड़ को, जो आज भीड़ देख रहे हैं, जो पिछले 2 महीने से पूरा शहर हाँफ रहा है, जिस तरह से हर तबके के लोग आ रहे हैं और 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। नया एक शब्द ही आ गया, रोड अरेस्ट। हाउस अरेस्ट तो कानूनी भाषा में पहले से भी था, रोड अरेस्ट एक नया शब्द इजाद हो गया इस कुंभ में। तो और इसके चलते एक संवैधानिक कोर्ट है यहाँ, उच्च न्यायालय, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। सारे स्कूल कॉलेज नहीं चल पा रहे हैं, लोगों के बोर्ड एग्जाम है, प्रैक्टिकल के एग्जाम चल रहे हैं, हॉस्पिटल इलाज में दिक्कत है। इन सबको देख करके फिर भी लोग चले आ रहे हैं और भगदड़ हो रही लगातार। आपने जैसा बताया कि अभी कल ही नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें तमाम लोग असमय काल कवलित हो गए। इन सबको देख करके ही कबीर ने, वो पूरा मुझे याद नहीं है लेकिन जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं तो उन्होंने कहा था कि चली ही कुल गोरनी गंगा नहाए, बहु सतुआ भुजाइन बहुरी कराइन, घूंघट उमटे मस्कत जाए, 5-25 के धक्का खायो, घरों के पूंजी दिहें गंवाए। कुछ इस तरीके से, मतलब पूरा शब्दचित्र कैसे उन्होंने खींचा था। कबीर दास ने 500 साल पहले, 5 साल पहले भी उन्होंने इस पर सवाल उठाया था। और जन कवि भोजपुरी के बड़े कवि रहे कैलाश गौतम साहब ने अमावस्या का मेला उनकी पूरी कविता है, उसको आप जब पढ़िए तो ढेर सारी, उसके हर मेले का अपना एक, देखिए कुंभ एक धार्मिक आयोजन था, इसमें कोई दो राय नहीं है वो एक, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक लोकरंजक पहलू भी था। हाँ, वहां पर तमाम हम लोगों के घर की महिलाएं या किसान परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं, हमारी दादियां नानियां आती थी सिंदूर खरीदने से लेकर के, और तमाम बिसात खाने की चीजें, वो ज्यादातर मुस्लिम व्यापारी ही होते थे जिनसे वो खरीदती थी, मुठिया सिंदूर और महावर वटेवर, इस तरह की तमाम चीजें। तो इसी बहाने वो किसी पुराने लोगों से मिलना, रिश्ते नातेदार में 2 दिन 4 दिन यहाँ उनका भारत में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, महिलाओं को उसमें निकलना, घर से बाहर जाना, ये बड़ा मुश्किल होता था। इसी बहाने ही उनको ये मौका मिलता था। तो एक जो लोकरंजक पहलू था उससे तो पूरी तरह से इस बार काट दिया गया। शासकीय आयोजन का यह भी एक दुष्प्रभाव है, और उससे क्या है कि पूरे समाज में एलियनेशन में समाज चला जाता है। समाज, क्योंकि भारत की जब भी आप कल्पना करेंगे वह एक प्लूरिस्टिक स्टेट, बहुलवादी समाज ही होगा। उसको एक रंग में बांधने की, एक रंग में रंगने की जो आपकी सनक भरी जिद है, वो इस मुल्क को तबाह कर देगा। और लगातार इस तरह की घटनाएं होने से आलोक जी, जो सबसे बड़ा खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, वो लोगों का उत्तरोत्तर असंवेदनशील होते जाना। आज आप यूरोप के अंदर देख, नई दिल्ली भीड़ में मैं कहना नहीं चाहिए, लोग गिरे थे और लोग कुचलते हुए निकल रहे थे उनके ऊपर। अब आप सोचिए, ये अपने आप में असंवेदनशीलता। आप सोचिए अगर इनलाइटेंड शहर होगा, इनलाइटेंड पूरा समाज होगा, आपको देखिए एक ब्लैक अमेरिका में मारा जाता है, पूरा अमेरिका, पूरा अमेरिका नहीं, पूरा यूरोप, यहाँ तक कि जो लॉर्ड्स होते थे, जिन्होंने दासों का व्यापार किया था, काले स्लेव्स का, उन सबकी मूर्तियां तोड़ दी गई यूरोप के अंदर, और पूरा का पूरा गोरा है, उसमें गोरे काले का कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं रहा। ये
ब्लैक लाइव्स मैटर करके पूरा स्लोगन हाँ, चला। तो उनकी जो सामूहिक चेतना है, उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। हमारे यहाँ 100 लोग मर जा रहे हैं, 150 लोग, मैं उन संख्याओं पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो तो जांच का विषय है और जब तक आधिकारिक रूप से ना आए हम कह भी नहीं सकते कुछ। लेकिन सवाल है कि अगर लगातार लोग इसको कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांट हो जाएगा, अरे ये यूं ही है हाँ, वो इतने लोग आ रहे हैं, कितने लोग मरेंगे ही। आप पहली बात, इतने लोग आ क्यों रहे हैं? सवाल ये है, एक जिम्मेदार सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो एक एडवाइजरी जारी करती और कि हाँ इतने दिन तक ये मेले का आयोजन है, ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें जो बुजुर्ग हैं 65-70 साल के वो ना आए, या जो बच्चे हैं 10 साल को उनको लेकर के ना आए। और दूसरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापक व्यवस्था ज्ञान विज्ञान के जो भी माध्यम है उनके द्वारा होना चाहिए कि जो भी घाट हैं जहां पर भी आप नहा सके नहाएं, नहीं आ सकते हैं वहीं से गंगा का स्मरण करिए, वो भी गंगा स्नान के बराबर होगा, या जो जाएगा यहाँ से। एक चीज। दूसरा, जो सामान्य जन की तरफ से, पढ़े लिखे लोगों की तरफ से और यहाँ के अखाड़ों की तरफ से एक पहलकदमी होनी चाहिए थी, जिसकी मुझे शिकायत भी है कि गंगा का जो प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध है, यह बड़ा मुझे चिंताजनक है कि गंगा के प्राकृतिक बहाव को लेकर के कोई चिंता नहीं जाहिर की गई। इस पर संवाद होना चाहिए, इस पर सरकार से और समाज के सामूहिक प्रयास से कैसे गंगा का जो एक जीवनदायिनी गंगा है, जो पाप नाशनी गंगा है, वो कैसे चर्म रोग दायिनी गंगा में न तब्दील हो जाए, जो अपने प्राकृतिक बहाव को छोड़ करके नाले और उनके मलमूत्र के सहारे अपने को जिंदा रखने के लिए अभिशप्त हो जाए, ऐसी गंगा को कैसे स्वच्छ अविरल बनाया जाए, इस पर बहस होनी चाहिए। या पूरी बहस नदारद है, यह बड़ा हैरत अंगेज है और चिंताजनक है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें ना होना। ये एक तरफ हमारी जो धार्मिक आजादी है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक भारत का संविधान आपको धार्मिक आजादी की गारंटी करता है, तो दूसरी तरफ तमाम राज्य पर कर्तव्य भी आरोपित करता है कि राज्य अपनी नीतियों के संचालन में इन सब तमाम सारी चीजों का ध्यान भी रखे, और इन पर मुश्किल से बातचीत हो रही है। डीपीएसपी में साफ साफ जिक्र है कि राज्य अपने नागरिकों को साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल करने का प्रयास करेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने का प्रयास करेगा, बिल्कुल राज्य वेलफेयर स्टेट की तरह भूमिका में आएगा। हाँ, वो तो वेलफेयर सारी चीजों का जो है हाँ उसका ह्रास हो रहा है, और उसका क्षरण होना वो एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए शुभ नहीं है, मेरा ये कहना है। तो ये सब महाकुंभ के सर एंगल थे, और इसमें इलाहाबाद की भी बात हुई और साहित्य की बात भी हुई। इलाहाबाद एक साहित्यिक शहर है, जिस तरह सफर हम कर रहे हैं लगातार, हम लोग तो इलाहाबाद से हैं, तो देख रहे हैं कि जिस तरह से सफरिंग हो रही है, हम लोग निकलते हैं तो 3 किलोमीटर जाने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। बिल्कुल, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जा रही है रास्ते में, तो बहुत दिक्कतें हैं। संभव ही नहीं है आलोक जी। मैंने कहा था जैसा शुरू में कि किसी भी आयोजन में अगर आप सर्वाधिक या कहिए समूचे संसाधन को झोंक दें, सर्वोत्तम प्रबंध तंत्र को लगा दें, बावजूद इसके तब भी उस किसी भी तीर्थ स्थल की अपनी एक सीमा होती है, और उस हद से ज्यादा आप सब कुछ करके भी उसको इस लायक नहीं बना सकते हैं कि वो अपनी क्षमता से सैकड़ों गुना ज्यादा बोझ को उठा सके। दुनिया का स्टेट के जो है मुखिया झूठ भी बोलते हैं, डायरेक्टली झूठ बोलते हैं कि हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है। नहीं, ये तो मतलब कहना ही नहीं चाहिए। आप होते कौन है 100 करोड़ का इंतजाम करने? आपको तो सिर्फ ये है कि आपको तो अप्रत्यक्ष रूप से हतोत्साहित करना चाहिए लोगों को कम आए लोग। हाँ, क्योंकि शहर की अपनी एक क्षमता है, और वो स्पेकुलेशन पुराने जो आयोजन होते हैं उनके आधार पर हम एक आयोजन करते हैं कि इतनी संख्या बढ़ी होगी, इतनी आबादी इतने दिन बाद बढ़ गई होगी, इतने लोग अतिरिक्त आएंगे, हर चीज का डाटा है पूरा। यहाँ कई आयोग बैठे हैं। 1965 में समथिंग कौन श्रीवास्तव आयोग था, 1965 में जब भगदड़ मची थी तब वो बैठा था। वो क्या ट्रैफिक रूट होंगे, ये सब यहाँ दस्तावेजीकरण है उनका। और कभी आप यहाँ के आयोजक 1989 में BR राय साहब थे, तो उनकी बातचीत सुनिए, तो वो पूरा उन्होंने कहा जब मुझे आयोजन कराना था तो पिछले जितने IPS और DM यहाँ रहे सबसे हमने बातचीत किया। फिर यहाँ मैंने यहाँ के जो बहुत बुजुर्ग लोग थे उनको मैंने इकट्ठा किया, उनकी एक सलाहकार कमेटी बनाई थी, और उनसे हर आयोजन के पहले जैसे जो खास स्नान होते थे बैठ के उनसे पहले बात करते थे कि कैसे इसको करना है कि यहाँ लूप होल्स ना रह जाए। तो ये सब चीजों का अभाव है यहाँ पर। एक तो पहला ये है। दूसरा, जब लोकतंत्र मैच्योर होता है, आगे बढ़ता है, तो धार्मिकता जो है वो कम होनी चाहिए, और स्टेट की यह भूमिका है कि वो कम से कम उसको रिड्यूस करने की दिशा में बढ़े, लेकिन आप बढ़ावा दे रहे हैं।
तो ये तो कोई भी सिस्टम हो जाए, कोई सिस्टम नहीं संभाल सकता है इसको। आप सबसे ज्यादा तो नुकसान ये हो रहा कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी महीनों से जिसका किस तरह के वातावरण में वो रहने के लिए एक्सेप्ट कर दी गई, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। धर्म ठीक है, हर जीवन में, पूरी दुनिया की सभ्यता संस्कृति में मनुष्य का एक पहलू होता है, आध्यात्मिक पहलू, धार्मिक पहलू होता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी राज्य उससे बच भी नहीं सकता है जब तक कि बड़ी संख्या में लोग अपने आप उनकी चेतना का स्तर इस तरीके से ना हो जाए कि वो खुद नहीं प्रतिभाग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि स्टेट का जो दायित्व है वो आम नागरिकों की सुरक्षा और धार्मिक क्रियाकलापों से एक दूरी भी एक दायित्व के रूप में ही देखी जाएगी, भले वो एक नकारात्मक सेंस में देखा जाए। और इसके अतिरिक्त ये जो व्यवस्था के बाद जो आम इंसान का सफर है वो बहुत तकलीफदेह है। एक इंसान, पढ़ने लिखने वाला इंसान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाला इंसान जिस तरह सफर कर रहा है, सोसाइटी में वो खुद भी एलिनेट फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि अगर उसने तर्क की बात कर दी तो कहीं उसको लोग लिंचिंग ना कर दें। इवन आई कैन गिव माई एग्जाम्पल। आई हैव जस्ट पोस्टेड एंड पोस्ट ऑन FB कि मैंने जो है कुंभ में स्नान नहीं किया तो मेरे पास थ्रेट कॉल आ रहे हैं, लोग धमकी भरे कॉल कर रहे हैं कि तुम हिंदू विरोधी हो। तो हम तो हम जैसे लोग दशकों से इलाहाबाद रह रहे हैं और गंगा हमारे लिए माँ है, तो हमारे लिए किसी दिन की मोहताज नहीं है। लेकिन ये सत्ता ने जिस तरह से ये चूरन चटवाया है, ये एक भांग का नशा है जो लोगों के अंदर, जिसमें ये अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट, अपनी एक वैज्ञानिक सोच सब कुछ खो चुके हैं। और 2-2 महीने के बच्चों को सर लोग नदी में नहला रहे हैं, उसकी सांस फूल जा रही है। 80 साल की बुढ़ियां जो है। अब मैं उन सब बातों पे क्या कहूँ, NGT ने खुद 24 नवंबर का अगर आप देखेंगे तो दिशा निर्देश जारी किया था कि आप पानी नहाने लायक नहीं है, आचमन लायक नहीं है, और इस संबंध में जगह जगह सूचनाएं लगाई जाए। सरकार ने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। सरकार का कुल प्रयास 144 साल। और मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, खुद आप समझदार हैं, देख रहे हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग। पहले भी कुंभ होता रहा। 1954 में हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और सरकार ने बेहतर आयोजन के माध्यम से कुंभ को आयोजित किया। लेकिन इतना स्पॉन्सरशिप, इतना प्रचार ये देश में पहली बार हो रहा है और ये देश के लिए तकलीफदेह भी है, दुखद भी है। तो सर आपने समय दिया और कुंभ के विविध पहलुओं पर बातचीत की। और अब ये उम्मीद रहेगी सर कि मतलब हम लोग संवैधानिक पहलू पर कम से कम हफ्ते में 1-2 वीडियो लेके आए और आपके साथ बातचीत करूंगा। हाँ, जो भी संवैधानिक ज्वलंत मुद्दे होंगे, संवैधानिक कानून, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो हम फिर बार कंक्लूड करते हैं। नमस्कार।